वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज का, जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने जो सबसे पहली चीज़ पढ़ना शुरू किया, जिसको हमने समझने की कोशिश करी, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो है वो अपने आप में एक सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट है और इसी डॉक्यूमेंट से लगभग आपके सारे कानून और कवायद बनाए जाते हैं। हम जितने भी देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो इन लाइन आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सारे जो लॉज बन रहे हैं आपके, उसमें इक्वालिटी नहीं होगी, उसमें बराबर नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी तरह की डिस्क्रिप्शन दिखेगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से आपको और हमारे लिए एक ऐसा कानून लाया जाता है जो पूरे समाज में एक जैसा हो, किसी को दखलंदाज नहीं करे, किसी को अलग नहीं करे और सबके एक समान रखे। इसी सीरीज के तहत अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 तक कर लिया है। 75 में देखा था हमने कि कैसे प्रोविजंस बताया गया था कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के लिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76। अब उससे पहले एक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि भारत की सरकार जो है, जिसको हम इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं, जो पार्लियामेंट हाउस दिल्ली से चलता है सब चीज, वो जो सरकार है, अगर वो कई बार कोई गलत काम करे या उसके अगेंस्ट कोई केस हो तो वो कौन लड़ेगा? अगर आपके पास इसका जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76, और वो खास करके बात करता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल से क्या मकसद है, क्या मुराद है, उसका क्या मतलब होता है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है हम सब के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम देखते हैं, जैसे कि केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या आप देखते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या कुछ भी हो सकता है। अलग अलग केसेस हो सकते हैं और अलग अलग केसेस देखते भी हैं। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है जो हम लोग सब सुनते हैं बार बार, और इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा भी आया है कि कैसे गांधी परिवार का नाम आया, और वो केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अब ये सब जो केसेस हैं, तो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए जो केस किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट जो केस किया जा रहा है, वो केस कौन लड़ेगा? उसके जो लीगल मैटर्स है, जो परेशानियां हैं, जो चीज आ रही है यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, उसको कौन देखेगा? तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 का फर्स्ट पार्ट जो कहता है, वो कहता है कि देयर शैल बी अ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, जिसका मतलब है कि यूनियन ऑफ इंडिया के लीगल मैटर्स में जो एडवाइस करेगा, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा, वो कौन होगा? वो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसी से एक सवाल बनता है कि अभी के हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अगर आपको मालूम है तो इसका जवाब भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप जब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में कोई बड़ा केस हो रहा हो, तो वहां पे यूनियन ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बन के आते हैं। AGI जो है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्हीं से जो स्टेट है, जो सरकार है, वो क्या करती है? सलाह लेती है, उनसे मशवरा करती है लीगल मैटर्स में, क्योंकि कानून को मानना हम सबके लिए जरूरी होता है और कानून से अलग यूनियन ऑफ इंडिया भी नहीं जा सकती है। अगर कोई ऐसा कोई पॉलिसी लाती है, कोई चीज लाती है जिसके अगेंस्ट उसको केस किया गया है, तो वहां पर यूनियन ऑफ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो यूनियन ऑफ इंडिया के लिए केस लड़ेगा, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अगला सवाल जो आपके और सबके जहन में आना चाहिए वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? तो उसमें सबसे बेसिक चीज, सबसे पहली चीज जो आती है वो ये है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज जो है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो ये है कि जिस पर्सन को भी अप्लाई करना है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, जिसको भी बनाना है, वो इतना काबिल होना चाहिए, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट किया जा सके। मतलब कि उसकी इतनी अहमियत होनी चाहिए, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उसको जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत जो है, उसमें उसको एज अ जज बना के रखा जाए।
उसको जस्टिस के तौर पे वहाँ दिया जाए। ये दो चीज़ जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। और बाकी चीज़ें भी हैं, उसमें आपके एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जाता है, आपके तरीकों को भी काउंट किया जाता है, आपके नॉलेज को काउंट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये दो चीज़ जो हमने आपको बताया वो बहुत ही बेसिक है। अब जब कोई इंसान इतना बड़े ओहदे पे बैठेगा तो उसकी ड्यूटीज़ को, उसके पावर्स को, उसके सैलरी को कौन डिफाइन करेगा? तो ये सब चीज़ जो है वो बताते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और फिर उनकी जो सैलरी है वो भी प्रेसिडेंट अपने हिसाब से रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो इसके कानूनी जो भी मैटर्स है, जो भी लीगल मैटर्स है, उसको भी होल्ड करना है और एडवाइस करना है प्रेसिडेंट को। अब जितने भी केसेस होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी मैटर्स है, जितने भी केस फाइल किया जाता है वो होता है यूनियन ऑफ इंडिया, और यूनियन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट को काउंट किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री को। प्राइम मिनिस्टर को कभी भी उस चीज के लिए नहीं रखा जाता है, वहां पे प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। इसीलिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो अटॉर्नी जनरल से सवाल करे, उनसे पूछे, उनसे एडवाइस ले, सलाह और मशवरा करे। अब उसके बाद एक चीज और आ जाती है, वो ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत के किस कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 का पार्ट 3 जो है वो साफ साफ कहता है कि उनको ऑडियंस जो है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनके लिए जो ऑडियंस है, उनको जो कोर्ट में अपेयरेंस है, वो हिंदुस्तान की, इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पे अपना ऑडियंस दे सकते हैं। उनके लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि उनकी ऑडियंस वो कहाँ पे अपेयर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ किस कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि बता दिया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 का क्लॉज 3 जो है वो बता देता है साफ साफ कि अटॉर्नी जनरल जो है वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके अपना अपेयरेंस दे सकता है और वहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया के जितने भी मैटर्स है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 का पार्ट 4 जो है वो साफ साफ कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिस में जो रहेंगे उसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। वहां पे साफ बोला गया है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करेंगे, मतलब जब तक प्रेसिडेंट की ख्वाहिश होगी, चाहत होगी, उनको उस ऑफिस की जिम्मेदारी दे के रख सकते हैं, और जब प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उनको ऑफिस से बाहर किया जा सकता है और किसी दूसरे को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76, जिसमें 4 क्लॉजेस है और 4 क्लॉज का हमने बारे में बात किया। सबसे पहले देखा कि इसमें बोला गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कि पूरे इंडिया के लिए काम करेंगे। उसके बाद इसमें बोला गया 76 क्लॉज 2 में बोला गया कि कैसे वो प्रेसिडेंट जो है उनको पावर्स कन्फर करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसी में उनकी क्वालिफिकेशंस की बात की गई। तीसरा जो था आर्टिकल 76 का क्लॉज 3, उसमें बात किया गया कि उनका ऑडियंस जो है वो किसी भी कोर्ट में अपेयर कर सकते हैं और कहीं पे भी यूनियन ऑफ इंडिया का मैटर चल रहा है तो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए फाइट कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट जो है आर्टिकल 76 का जो क्लॉज 4 है वो साफ साफ बात करता है कि टेन्योर कितना होगा, कितने साल की उनकी जिम्मेदारी होगी। तो ये कोई फिक्स नहीं बताया गया है और यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वही डिसाइड करेंगे कितने टाइम तक रहेंगे। अब एक सवाल है जो आपके लिए है और आपको उसका जवाब देना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर, वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस वक्त के। अगर आपको मालूम है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखिए और हमको बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 आपको आसान अल्फाज में समझ में आ गया। हम चाहते हैं कि हम आपके लिए आसान से आसान करें ताकि एक आम इंसान भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सके। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।